नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग, स्वास्थ्य संबंधी जांच का दिया हवाला। भीषण चक्रवाती से कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ रेमल। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर, राज्यपाल ने राहत कार्य का लिया जायजा। लोकसभा के लिए आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर। अमित शाह यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में, तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज वाराणसी में संभाली कमान। ओडिशा में मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार में राहुल गांधी और हिमाचल में आज प्रियंका की रैली। अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। और रफा में हमास के एक और ठिकाने पर इजरायल का हवाई हमला, कम से कम 35 लोगों की मौत, कई लोग घायल। और आइए अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने पीटी, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट का हवाला देकर अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता की जमानत याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया था। ईडी ने कहा उनकी रिहाई से आगे की जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं कोर्ट ने के कविता के वकील की आंशिक दलीलें सुनी और आगे की कार्रवाई आज के लिए सूचीबद्ध की। और अब बात चक्रवाती तूफान रेमल की, जो अब कमजोर पड़ गया है और अगले कुछ घंटों में इसके और वीक होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन कल देर रात आए इस चक्रवाती तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में काफी मुसीबत हो गई है। यहाँ राजधानी कोलकाता और आसपास के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं। आम जनजीवन पर असर हुआ है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। भारतीय कोस्ट गार्ड चक्रवाती तूफान रेमल के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। कोस्ट गार्ड के साथ आपदा प्रतिक्रिया टीम, जहाज, होवरक्राफ्ट चक्रवात रेमल के बाद की परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कोलकाता में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया।
भीषण चक्रवाती तूफान रेमल ने तेज हवा और भारी बारिश के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट पर भी दस्तक दी। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार आधी रात को चक्रवात सागर द्वीप और बांग्लादेश तट पर पहुंचा। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बांग्लादेश ने तटीय इलाकों से करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। बीएमडी ने बहुत भारी वर्षा के कारण कॉक्स बाजार, बंदरबन, रंगमती, खगड़ाचारी और चट्टोग्राम के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई है। और इधर दूसरी ओर उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का फलौदी लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को फलौदी शहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली समेत कई राज्यों में लू कहर ढा रही है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में है। शिमला में 30.6 डिग्री सेल्सियस के साथ इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जबकि ऊना में 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और मौसम के हाल के बाद अब बात 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले कुशीनगर में रैली करेंगे। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर के बाद अमित शाह सलेमपुर में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी रविंदर कुशवाहा के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद वो चंदौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हुए मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें अंतिम और 7वें चरण में टिक गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज काशी में सबसे पहले काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा मारवाड़ी समाज भवन में विधिवत बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वो गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल ऑडिटोरियम में बुनकर कारीगर महासम्मेलन और सरोज पैलेस में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में सबसे चर्चित हॉट सीट वाराणसी पर 1 जून को मतदान होना है। वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडी गठबंधन से प्रत्याशी अजय राय चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अजय राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी ने। 7वें और अंतिम चरण में देश की सबसे चर्चित सीट वाराणसी से चुनाव होने हैं। वाराणसी में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अजय राय जी हमारे साथ हैं। इसके पहले आप 2014 का चुनाव, 2009 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तीनों चुनाव लड़ चुके हैं। ये चुनाव किस रूप में आप देख रहे हैं? ये जनता लड़ रही है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, क्योंकि जनता अब चुनाव जो इस बार का अपना वोट देने जा रही है वो अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। 2014 के पहले की भी आपने काशी देखी, आज की भी काशी देखी है। कितना व्यापक बदलाव हुआ है आधारभूत संरचना और विकास के आधार पर? देखिए 2014 हमारा तो जन्म यही है, हम तो 69 के हमारे जन्म, हम इसी जगह पे पैदा हुए हैं, इसी धरती पर पैदा हुए हैं। यहाँ पूरी तरीके से जो हमारी काशी का जो मूल स्वरूप था उसको ध्वस्त कर दिया मोदी जी ने। पिछली बार के मुकाबले जो स्थितियां होंगी वो आपको कितना माकूल दिखती हैं, कितनी प्रतिकूल दिखती हैं? आप देखिए माकूल का तो जवाब आप देख सकते हैं कि 2014 में मैं मोदी जी के सामने लड़ा था, 2019 में मोदी जी के सामने लड़ा था, 24 में मोदी जी के सामने हूँ। 14 में मोदी जी एक दिन भी बनारस रात को स्टे नहीं किए थे। 2019 में भी एक दिन भी रात रुके नहीं बनारस में।
24 में 2-2 दिन अभी तक रुक चुके हैं। अभी तक कोई हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कोई भी यहाँ नहीं आया। केवल काशी की जनता के दबाव में, काशी की जनता जो महान जनता है हमारी, उसके दबाव में मोदी जी बनारस में 2 दिन का स्टे हो गया अभी तक। अभी पूरे प्रदेश के स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस को कहां पर खड़ा पाते हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस बटवृक्ष है, जिसको बोलते हैं ना बटवृक्ष। इसके जो तने हैं वो अपने आप जमीन में पकड़ते चले जाते हैं। बटवृक्ष है, इसको न कोई कमजोर कर पाया है, न कोई कमजोर कर पाएगा। निश्चित तौर से कांग्रेस इस बार, आप 4 जून को कांग्रेस का डंका पूरे देश में बजने जा रहा है, प्रदेश में बजने जा रहा है। निश्चित तौर से देख सकते हैं, भाजपा के अगर अपने विकास के दावे हैं तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जातीय समीकरण और अन्य स्थितियों पर अपनी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। जनता क्या जनादेश देगी, ये 4 जून को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और इधर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है। देश के हॉट सीट वाराणसी में मतदान से पहले तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी की कैसी है तैयारियां और किन मुद्दों को लेकर पार्टी इस बार जनता के बीच में है, ये जानने के लिए यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद से बात की हमारी संवाददाता दीपिका ने। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी। फिलहाल हम काशी में खड़े हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही है, कितनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी काशी को लेकर, और जब हम मोदी जी की हैट्रिक की बात करें स्पेशली? बिल्कुल, जहां तक काशी का लोकसभा का चुनाव है और हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ जीत और हार का प्रश्न नहीं है, यहाँ जीत के अंतर का प्रश्न है। और जिस तरीके से तैयारी हो रही, जनता का रुझान है, प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हुए हैं, 10 वर्ष का कार्यकाल है, ट्रैक रिकॉर्ड सामने है, काम के आधार पे मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ इतिहास बनने वाला है। इतनी प्रचंड बहुमत से जीत होगी कि सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भारी अंतर से जीत मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक हैट्रिक के बाद जो आप कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, तो क्या प्रोमिसेस है जो हम काशी की जनता को देना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, काशी एक सांस्कृतिक धरोहर, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, और प्रधानमंत्री जी का यहाँ प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा ध्यान दिया है। यहाँ रोड्स, ओवर ब्रिजेस, सामान ब्रिजेस, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तमाम उन चीज़ों पे दिया जा रहा है। ये सिर्फ बनारस तो है ही जो यहाँ लोग पूरे देश से आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए और देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और जनता ललायत है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पे रिकॉर्ड मतों से पहुँचा है। सर, आखिरी फेज बाकी रह गया, वोटर्स को कुछ अपील करना चाहिए? बिल्कुल, वोटर से यही मैं कहूँगा, और ख़ास तौर से बनारस के वोटर्स के, कि जिस व्यक्ति का देश और विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का, वो व्यक्ति बनारस में प्रतिनिधित्व कर रहा है। और बनारस की जनता से विनम्र आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों के लिए और वोट डालने के लिए बाहर निकलें और अपने जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से जिता के, रिकॉर्ड बना के विश्व में एक संदेश दें। ये सुना आपने जितिन प्रसाद जी को, जो यूपी मिनिस्टर है, और उन्होंने अपील की है सभी वोटर से कि भारी बहुमत में आएं और आकर भाजपा को जिताएं और अपना डेमोक्रेटिक राइट ज़रूर एक्सरसाइज करें। कैमरा पर्सन संजीव के साथ दीपिका, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार का काराकाट लोकसभा क्षेत्र देश की हॉट सीट है, जहां देश की बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, जिन्हें माले प्रत्याशी राजाराम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से टक्कर मिल रही है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने डेहरी ऑन सोन में काराकाट के एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो भी बातचीत के लिए मौजूद हैं। कितना बड़ा ये कहा जा रहा है कि देश की एकमात्र कंस्टिट्यूंसी है जिसमें इतने बड़े जो सितारे हैं वो प्रचार कर रहे हैं, आने वाले हैं। कितना बड़ा ये क्षण मानते हैं आप अपने लिए गौरवशाली? इस कंस्टिट्यूंसी में आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का भी मिला है, माननीय गृह मंत्री जी का भी मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मिला है। तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए, काराकाट क्षेत्र के तमाम वासियों के लिए इस तरह का क्षण बहुत ही गौरव का क्षण होता है जब इतने बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में आए हैं और कुछ लोग आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि माले और आपके बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पवन सिंह जो बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में थे, बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया। अब इसके बाद लगता है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं। एनडीए गठबंधन के पक्ष में शुरुआती दौर से समाज के सभी वर्ग के लोगों का रुझान है, इसलिए यहाँ मुकाबला कहने के लिए तो दो गठबंधन के बीच है, लेकिन एक तरफा है। डालमिया नगर जो है कभी देश में सुर्खियां बटोरता था, तमाम जो फैक्ट्रियां थीं या तमाम जो उद्योग थे वो बंद हो गए। उपेंद्र कुशवाहा को इस बार चुनकर जाने का मौका मिलेगा तो किस तरीके से अपने संसदीय क्षेत्र को चमकाएंगे? डालमिया नगर में रेल कारखाना खोलने का एक पुराना प्रस्ताव उस वक्त भी था, आज भी। हमने तमाम बाधाओं को उसी समय दूर कर दिया। अब जहां तक मामला पहुंच गया था, शिलान्यास का स्टेज आ गया था, लेकिन तब तक कार्यकाल पूरा हो गया, फिर मंत्रिपरिषद से हम अलग हो गए, इस कारण से नहीं हुआ उस समय। लेकिन अब जब हमने पता किया है तो जहां हम मामला को छोड़ कर आए थे वहीं का वहीं है। इस बार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो शिलान्यास से उस मामले की शुरुआत होगी और इसी कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी होगा, नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरामैन हरेश्वर सिंह के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इधर जम्मू कश्मीर में मतदाता जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं वह देश के लोकतंत्र में उनके बढ़ते भरोसे का प्रतीक बन गया है। जम्मू कश्मीर में 5 संसदीय सीटों के लिए 5 चरणों में 58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। छठे चरण में अनंतनाग राजौरी में 35 साल का रिकॉर्ड टूटा। वहीं बारामूला में लोकतंत्र का ऐसा जश्न मना कि 40 साल बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में फिर जीता लोकतंत्र, कश्मीर में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड। अनंतनाग, राजौरी और बारामूला में 1984 और श्रीनगर में 1996 के बाद सर्वाधिक मतदान। पाकिस्तान और उसके आतंक को कश्मीरियों का करारा जवाब। बारामूला में 59.1%, अनंतनाग राजौरी में 54.46% और श्रीनगर में 38.49% वोटिंग। रिकॉर्ड तोड़ मतदान दिखा रहा है जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर। घाटी के 3 संसदीय क्षेत्रों में औसत 50% और जम्मू कश्मीर की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 58% से अधिक मतदान बता रहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा देने से कश्मीर में क्या बदल गया है। आतंक के गढ़ में अब लोकतंत्र की लहर है और धरती के जन्नत पर लोग जमहूरियत के जश्न में सराबोर नजर आए। मैंने इस बार 32 साल के बाद कश्मीर में आके वोट कास्ट किया है। चेंज हुए हालातों ने हमें मजबूर किया कि हम कश्मीर में आके ही वोट अपना कास्ट करें। पिछले 30-40 साल के बाद पहला मौका है कि लोग अपने तौर से वोट डालने के लिए निकले। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर ऐतिहासिक मतदान के लिए प्रदेश के लोगों और चुनाव प्रबंधन से जुड़े सभी चुनाव कर्मियों को बधाई दी है। बीजेपी ने भी केंद्र शासित प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड मतदान की सराहना करते हुए कहा कि ये बदलते हुए जम्मू कश्मीर की खुशनुमा तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के वो क्षेत्र जो किसी जमाने में आतंकवाद के साए में मतदान करने से परहेज करते थे, उन क्षेत्रों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। ये नए जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर है। ये बदलते हुए जम्मू कश्मीर की एक खुशनुमा तस्वीर जो सारी दुनिया ने देखी है। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर पिछले कई चुनावों के मत प्रतिशत इसकी गवाही देते हैं।
अनंतनाग राजौरी सीट पर 1989 के लोकसभा चुनाव में 5.07%, 1996 में 50.20%, 1998 में 28.15% और 1999 में सिर्फ 14.32% मतदान दर्ज किया गया था। 2004 के चुनाव में 15.04%, 2009 में 27.10%, 2014 के चुनाव में 28.84% वोटिंग हुई। 2019 में तो केवल 8.98% मतदान हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड 54% से अधिक मतदान हुआ। बारामूला में 1989 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम केवल 5.48% मतदान हुआ था। 1996 में इस सीट पर 46.65%, 1998 में 41.94%, 1999 में 27.79% वोटिंग हुई। 2004 में 35.65%, 2009 में 41.84%, 2014 में 39.14% और 2019 में 34.6% मतदान दर्ज किया गया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बारामूला में रिकॉर्ड 59% से अधिक मतदान हुआ। वहीं श्रीनगर में 1996 के लोकसभा चुनाव में 40.94% मतदान हुआ था, जबकि 1998 में 30.06%, 1999 में 11.93% और 2004 में 18.57% मतदान दर्ज किया गया। इस सीट पर 2009 में 25.55%, 2014 में 25.86% और 2019 में 14.43% वोटिंग हुई। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में श्रीनगर सीट पर रिकॉर्ड 38.5% मतदान दर्ज किया गया, जो 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर और बारामूला सीटों पर हुआ रिकॉर्ड मतदान बता रहा है कि आर्टिकल 370 हटते ही आतंक के गढ़ में लोकतंत्र का परचम लहराने लगा है। तो इस ऐतिहासिक खबर के साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और अब बात कर लेते हैं अन्य खबरों की, जो है सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बेल की अवधि बढ़ाने की अपील के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तो दिल्ली के सीएम ठीक थे, लेकिन अब अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करेगी। और इधर पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के खून के नमूनों में हेरफेर के आरोपी पुणे के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। अपराध शाखा की टीम ने ससून अस्पताल फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तवारे और डॉक्टर श्रीहरि हरसुल को गिरफ्तार कर लिया है।
इधर हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान खोजने की दिशा में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन परीक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सहयोग किया। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य की उपस्थिति में भारतीय सेना और IOCL के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस दी गई। MOU में नवाचार को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए टिकाऊ परिवहन समाधानों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक इलेक्ट्रो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करके एक स्वच्छ और कुशल विकल्प प्रदान करती है। हाइड्रोजन बस में 37 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। यह हाइड्रोजन ईंधन के पूरे 30 किलो के ऑन बोर्ड टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर के प्रभावशाली माइलेज का वादा करता है। और अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्लेस डेस्टिनेशंस में आयोजित वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम में भाग लिया। योग सत्र का आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारतीय दूतावास और WHO ने मिलकर किया। इधर इजराइल की ओर से गजा के रफा में की गई एयर स्ट्राइक में कम से कम 35 फिलिस्तीनी लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि उसकी एयरफोर्स ने रफा में हमास के एक ठिकाने पर हमला किया है। यह हमला सटीक गोला बारूद और खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।